बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में करारी शिकस्त मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास पर विशेष बैठक बुलाई। ये अहम बैठक अब खत्म हो गई है, लेकिन बैठक के खत्म होते ही राहुल गांधी बाहर निकले। इसके बाद केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने मीडिया से बात की। उन्होंने बिहार चुनाव परिणामों के बाद चुनाव आयोग और एसआईआर को कटघरे में खड़ा किया। उनका आरोप है कि वोट चोरी की जा रही है और कई स्तर पर गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस नेता का कहना है कि पूरे वोटिंग डाटा की गहराई के साथ विस्तार से जांच करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि समीक्षा करने के बाद बिहार में कांग्रेस की शिकस्त मिलने के पीछे वास्तविक कारण क्या रहे, सार्वजनिक की जाएगी। इससे पहले सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में बिहार में मिली हार के चुनावी कारणों की समीक्षा की जाने पर बात हुई। कांग्रेस नेतृत्व चुनावी प्रदर्शन को लेकर गंभीर है, बिहार में मिली हार के कारणों को समझने की कोशिश कर रहा है। मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेता अजय माकन मौजूद थे। इस बैठक में चुनाव रिजल्ट की समीक्षा, संगठनात्मक कमजोरियों पर चर्चा और आगे की रणनीति तय करने पर विचार किया गया। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। राजस्थान के अंत में हुए विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी की हार ने पार्टी के संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर कई बड़े सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी ने यहां पर अपने 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की फौज के साथ कई वरिष्ठ नेताओं को उतार दिया था। चूंकि यह पूरा इलाका ही वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है, ऐसे में यहां पर बीजेपी प्रत्याशी की हार ने कई सवाल भी उठा दिए हैं। पूछे जाने पर बीजेपी के राजस्थान अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से साफ कर दिया गया है कि वे इस पूरे हार की जिम्मेदारी तो लेते हैं, लेकिन इस पूरे हार के कारणों की समीक्षा के बाद पार्टी में एक बड़ा ऑपरेशन भी किया जाएगा। यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ यह बात स्वीकार कर रहे हैं कि सत्ता और संगठन में तालमेल के रूप में जो मर्ज इस कदर बढ़ गया है, उसका ऑपरेशन किया जाना बेहद ही जरूरी है। वहीं कांग्रेस खेमे में प्रमोद जैन भाया की जीत के बाद खासा उत्साह नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ अब और आक्रामक रूप में नजर आने वाली है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि सत्तारूढ़ बीजेपी की अंतर विधानसभा उपचुनाव में हुई हार का ठीकरा किन किन नेताओं के माथे फोड़ा जाएगा। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बिहार के विधानसभा चुनावों में जहां सारे देश को चौंका दिया है, वहीं पर पंजाब का तरनतारन उपचुनाव ने भी सारे लोगों को चौंका दिया है। और इस उपचुनाव में बेशक आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन वहीं पर सबसे जो चौंकाने वाली बात थी वो थी श्रोमणी अकाली दल, जो आम आदमी पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर रहा है। और क्योंकि श्रोमणी अकाली दल को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा था और श्रोमणी अकाली दल लगातार ही मेहनत भी कर रहा था, और इस उपचुनाव में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ ही जो उदय अमृतपाल का 2024 के चुनावों में हुआ था, लोकसभा चुनावों में, तो वो भी सिमट गया है। क्योंकि उस समय अमृतपाल का जो वारिस पंजाब के संगठन था, उसको 2024 में 49% जो वोट थे वो पड़े थे, लेकिन अब वो कम होकर इसी हल्के की यदि बात की जाए तरनतारन की, तो तरनतारन में 49% पड़े थे, तो अब कम होकर 16% रह गए हैं। लेकिन आने वाले समय में ये राजनीति किस करवट बैठेगी, फिलहाल कहा नहीं जा सकता। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल न्यूज़ 24 चंडीगढ़। बिहार विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद एनडीए के अगले निशाने पर है देश की सबसे अमीर कही जाने वाली बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी। जनवरी में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। कुल 227 सीटें हैं। इसमें से इस बार 150 सीट जीतने का टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि महायुति का मेयर बीएमसी में बैठेगा, यानी एक साफ है कि यहाँ पर गठबंधन बीजेपी और शिवसेना में होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उन्हें 227 में से 125 सीट मिले, क्योंकि उनके पास 125 पूर्व पार्षद यहाँ पर शिवसेना से उनकी पार्टी में दाखिल हो चुके हैं।
तो उधर भारतीय जनता पार्टी शिंदे को सिर्फ 65 से 75 के बीच में ही सीट देने को तैयार है। हालांकि अब तक औपचारिक तौर पर बैठकों का सिलसिला नहीं शुरू हुआ, लेकिन इतना तो तय है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 50-50% यहाँ पर होना चाहिए और इसके लिए शिंदे ने तैयारी भी पूरी कर ली है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाते के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर। पीएम मोदी ने नर्मदा के देव मोगरा मंदिर में पूजा की, आदिवासी पोशाक पहनी और 4 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। गुजरात पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में बन रहे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जायजा लिया। इसके बाद नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा पहुंचे और देव मोगरा मंदिर में पंडोरी माता की पूजा अर्चना की। पंडोरी माता को गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासी समुदाय अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। पीएम ने डेडियापाड़ा में रोड शो किया। रोड शो के बाद पीएम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी आदिवासियों से 1 लाख घरों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले सूरत एयरपोर्ट पर भी बिहारी समुदाय से मुलाकात की भी योजना है। यहाँ आपको बता दें कि 15 दिन के भीतर प्रधानमंत्री का ये दूसरा गुजरात दौरा है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शुरू हुई लाडली बहन योजना में भारी गड़बड़ी की आशंका है। इस गड़बड़ी की आशंका को दूर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने eKYC शुरू करवाया है। हैरानी की बात यह है कि अब तक 1 करोड़ महिलाओं ने eKYC में हिस्सा नहीं लिया है, जबकि 18 नवंबर इस eKYC का लास्ट डेट है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत 2 करोड़ 35 लाख महिलाएं रजिस्टर्ड हैं, जिसमें भारी गड़बड़ी पहले पाई गई थी। कई सरकारी महिलाएं जो सरकारी नौकरी करती हैं वो भी इस योजना का लाभ ले रही थी। कई ऐसी महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही थी जिनके परिवार की आमदनी 2 लाख सालाना से काफ़ी ज़्यादा है। कई ऐसी महिलाएं भी लाभ ले रही थी जिनके घर में 2 से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ ले रहे थे। यही कारण है कि eKYC कराया जा रहा है और अब 1 करोड़ के करीब महिलाओं ने eKYC में हिस्सा नहीं लिया है। इससे आशंका है कि क्या इन महिलाओं ने गलत तरीके से इस योजना का लाभ लिया। इतना ही नहीं, इस योजना में ऐसा भी देखा गया था कि कुछ पुरुष महिला बनकर भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। अब खबर ये भी है कि सरकार eKYC की डेट बढ़ा सकती है और ये डेट इसलिए बढ़ाया जा सकता है क्योंकि महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में मुजम्मिल के द्वारा जिस तरह से फरीदाबाद के अलग अलग हिस्सों से और नू के हिस्सों से अमोनियम नाइट्रेट लिया गया था, उसे प्रोक्योर करके अलग अलग किराए के मकान में रखा गया था और वो नौगांव के पुलिस स्टेशन में रखने के बाद जब कल ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ही एक बार फिर से एजेंसीज की धरपकड़ और जांच तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए 2 डॉक्टरों को एक बार फिर से एनआईए ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में 2 बीज भंडार के संचालकों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर कब कितनी क्वांटिटी में अमोनियम नाइट्रेट उनकी दुकान से खरीदा गया था। ऐसे में स्लीपर सेल क्या सिर्फ अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए छात्र या उनसे संबंधित लोगों के यहाँ पर ही था या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में स्लीपर सेल एक्टिव किया गया था, इसको लेकर भी जांच शुरू हो चुकी है। कैमरामैन बैद्यनाथ के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि करीब यूपी के 200 से अधिक डॉक्टर इस समय जांच एजेंसियों की रडार पर है, जिनमें से 30 से 40 डॉक्टर जो है बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर शाहीन के टच में थे। इनको लेकर के तमाम जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। फिलहाल करीब 1000 से अधिक डॉक्टर और स्टूडेंट जो है वो इन एजेंसियों की रडार पर इसलिए है ताकि इन लोगों की बातचीत जो है, इन तभी लोगों से बात हुई है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन से भी कई लोगों की बात हुई, वहीं डॉक्टर उमर के भी टच में काफ़ी सारे लोग थे। इन सब चीज़ों को लेकर के जांच एजेंसियां जो है वो फिलहाल जांच करती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन यूपी के अलावा देश के कई शहरों में अलग अलग तरीके से
जो जांच का दायरा है वो आगे बढ़ गया है और साथ ही कई जगह तफ्तीश जो है वो तेज हो गई है। कितने लोग इस नेटवर्क से जुड़े हैं ये जांच एजेंसियों के सामने अभी चुनौती बना हुआ है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। नौगाम पुलिस स्टेशन के आसपास का ये इलाका कल रात को एक भीषण धमाके के साथ दहल उठा। ये धमाका नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ और कई किलोमीटर दूर दूर तक इस भीषण धमाके की आवाज सुनाई दी। इस धमाके में मरने वालों की संख्या अब 9 पहुंच चुकी है और इसमें जो घायल हुए हैं 29 के करीब लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें जो कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जाई है, जिन्हें श्रीनगर के स्पेशल हॉस्पिटल्स में रेफर कर दिया गया है। माना जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट जो धमाके के साथ है अभी भी आसपास में मौजूद हो सकता है। ऐसे में एहतियात के तौर पर यहाँ रेस्क्यू टीम्स के साथ साथ जो बॉम्ब स्क्वाड और दूसरे जो पुलिस टीम्स है वो मौजूद है और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, नौगाम, न्यूज़ 24। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से जगह जगह परेड की जा रही है और वहीं जम्मू की बात की जाए, जम्मू में भी जो सिम विक्रेता हैं उनकी दुकानों पर भी सर्च की जा रही है ताकि जिन दुकानदारों ने लोगों को सिम दी है उसका पूरा डाटा जो है वो देखा जाए, किसको सिम दी है, क्या जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर लिए हैं कि नहीं लिए गए हैं। तस्वीरों में आप देखिए खुद यहाँ पर जो है एसपी मौजूद हैं, उनके साथ एसएचओ हैं और आपको बता दें कि मकसद पुलिस का यही है कि पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए कि जो सिम विक्रेता है जो जम्मू में सिम दे रहे हैं वो सिम देने वाले से पूरे डॉक्यूमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं और खासतौर पर जो डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं क्या वो असली है, कहीं वो फर्जी तो नहीं है। और ऐसे में आप देखिए कि यहाँ पर एक दुकान पे हम मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस के सीनियर ऑफिसर जो हैं वो खुद मौके पर मौजूद हैं। हर किसी का यही मकसद है कि पूरी तरह से जो है वो जांच की जाए, खासतौर पर जिन लोगों को यहाँ पर सिम दी गई है चंद दिनों के अंदर उनका पूरा डाटा यहाँ पर लिया जा रहा है और पूरी तरह से पूछताछ की जा रही है। यही नहीं बल्कि जगह जगह पर जो ओवरग्राउंड नेटवर्क है उन्हें भी ध्वस्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। बिहार में किसकी बनेगी सरकार, इस सवाल का जवाब बिहार की जनता ने एनडीए को प्रचंड बहुमत देकर दे दिया है, लेकिन अब भी एक बड़ा सवाल बचा हुआ है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जदयू से ज्यादा बीजेपी की सीटें आई है और मुख्यमंत्री के नाम पर अब भी बीजेपी के जो नेता हैं वह मौन धारण किए हुए हैं। साथ ही चिराग पासवान से भी आज जब यह पूछा गया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा तो उन्होंने भी इस सवाल को टाल दिया निश्चित रूप से। और उसके बाद बीजेपी के नेताओं का यह बयान कि बिहार की यह ऐतिहासिक जीत जो है, यानी एनडीए की यह जो ऐतिहासिक जीत है, यह केंद्र की योजनाओं के कारण है। तो अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो सुलझना बाकी है। मसलन बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी नई रणनीति बनाना शुरू कर दी है। यानी 2026 के विधानसभा चुनाव में कैसे वोटरों को अपने पाले में किया जाए और इसका असर सीधा पश्चिम बंगाल पे पड़ेगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस तरह से बिहार की रास्ता के बाद बंगाल जाता है और बंगाल की तैयारी बीजेपी शुरू कर दी है, वही बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि बिहार जीतने के बाद अब की बार बंगाल। यानी इसके पहले महिलाओं को कैसे लुभाया जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव के पहले लक्की भंडार की योजना की शुरुआत की थी। यानी लक्की भंडार उन महिलाओं के खाते में सीधा 500 रुपए की शुरुआत हुआ था, जिसको लेकर सारे महिलाएं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वोट दी थी। उसके साथ ही साथ देखें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से 2026 के विधानसभा के चुनाव के पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में जो जो योजनाएं चल रही, यानी देखें कि सबूत श्री यहाँ पे जिस तरह से है, जल भरो यहाँ पे जल भरो स्कीम तहत जिस तरह से पानी की योजना है, यहाँ पे स्वास्थ्य साथी यानी जो लोग के स्वास्थ्य के लिए उनको वहाँ पे दिया जाता है। तर्ज पे बिहार में महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाला गया। सीधा महिलाओं का वोट बैंक परसेंटेज काफ़ी बढ़ा, जिसको एनडीए को फायदा हुआ। वही फार्मूला पश्चिम बंगाल में अपनाया जाएगा। कैमरा पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता।
जामनगर में सामने आया बड़ा मेडिकल घोटाला। 53 मरीजों पर गैर जरूरी कार्डियक प्रोसेस की गई। अस्पताल और डॉक्टर को सस्पेंड किया गया और जुर्माना भी ठोका गया। अहमदाबाद में हुए ख्याति अस्पताल कांड की तरह ही जामनगर के जेसीसी हार्ट इंस्टीट्यूट का घोटाला सामने आया है। सरकारी योजना PMJAY मां के तहत मरीजों पर गैर जरूरी हृदय संबंधी प्रोसीजर करने के आरोप में जेसीसी हार्ट इंस्टीट्यूट को तत्काल प्रभाव से योजना से सस्पेंड कर दिया गया है और जिम्मेदार डॉक्टर पास वोरा को निलंबित कर दिया गया है। जामनगर में हुए 53 फर्जी कार्डियक प्रोसीजर के खुलासे के बाद अस्पताल और डॉक्टर के सस्पेंशन के साथ अस्पताल पर 6 लाख का जुर्माना भी ठोका गया। गुजरात के स्वास्थ्य विभाग की जांच में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई है। अस्पताल ने PMJAY मां योजना के तहत कई मरीजों पर ऐसे कार्डियक प्रोसीजर किए जिन्हें मेडिकल रूप से जरूरत नहीं थी। जांच में पता चला कि अस्पताल ने कुल 105 प्रोसीजर में गड़बड़ी की थी और इनमें से कई केस में ECG और लैब रिपोर्ट से छेड़छाड़ कर मरीजों को गलत तरीके से दिल का ऑपरेशन जरूरी बताया था। इसी निरीक्षण के दौरान नियमों के उल्लंघन को लेकर 2 निजी अस्पतालों पर भी कार्रवाई की गई है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज 24। महाराष्ट्र में तेंदुए का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन राज्य के विभिन्न इलाकों से तेंदुए द्वारा हमले की खबरें आती रहती है। शुक्रवार के दिन भी नासिक के एक रिहायशी इलाके में तेंदुए ने काफी उत्पात मचाया। हालांकि 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को काबू तो कर लिया गया, लेकिन इस दौरान 9 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 लोग वन विभाग के कर्मचारी हैं। तेंदुआ जब नासिक के महात्मा नगर इलाके के रिहायशी इलाके में घुसा तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि तेंदुए को पकड़ने के लिए उसे डांट के जरिए बेहोश करने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार घंटों बाद तेंदुए को बेहोश करके एक अस्थायी स्ट्रेचर पर ले जाया गया। बेहोश किए गए जानवर पे चारों ओर भीड़ जमा हो गई और धक्का मुक्की भी हुई। कई लोग अपने मोबाइल फोन में उसकी तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। इससे पहले भी बुधवार की शाम पुणे के जुन्नर तालुका के एक गांव में तेंदुए ने एक 2 पहिया वाहन पर हमला कर दिया था। इस घटना का भी CCTV तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुर जायसवाल, न्यूज 24 मुंबई। यूपी की समीक्षा कर रहा है। इस बीच NCP SP के प्रमुख शरद पवार ने बिहार चुनाव के परिणामों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बारामती में कहा है कि जब जिनके हाथों में सरकार है वह चुनाव से पहले अगर इस तरह से पैसे बांट रहे होंगे और चुनाव लड़ रहे होंगे तो फिर लोगों के मन में चुनाव प्रक्रिया को लेकर जो विश्वास है उसे झटका लग सकता है। इतने बड़े पैमानों पर पैसों का वितरण, इस बारे में राजनीतिक दलों को सोचना होगा और चुनाव आयोग को भी इस बारे में सोचना होगा। चुनावी प्रक्रिया साफ सुथरा तरीके से और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर किसी के मन में शंका नहीं हो सकती है। महिलाओं को 10,000 रुपए देना या कोई छोटी रकम नहीं है। शरद पवार पर पलटवार करते हुए CM फडणवीस ने कहा कि जो जीता वही सिकंदर। चुनाव में मिली हार के बाद विपक्ष को उसे स्वीकारना चाहिए। जब आपकी सरकार थी तो आपने यह योजना क्यों नहीं लाई? लोकसभा में मिली हार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना शुरू की। इस योजना के तहत जो है महिलाओं के खाते में 1,500 रुपए जो है हर महीने डाले गए, जिसका असर जो है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। कैमरामैन अनंतो बर्मन के साथ राहुल पांडे, न्यूज 24 मुंबई।